हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की, कैसे होती है और इसका जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, कैसे फंक्शन करता है और हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं फैक्ट्स पर बात करेंगे गाइज। और आप लोग अगर और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अभी अपने ही अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं केवल उन्हीं एस्पेक्ट्स को लेकर चल रही हूँ। अभी तक सेल, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एंडोक्राइन सिस्टम और स्केलेटन, ये सभी टॉपिक हमने किए हैं, सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं। बाद बाकी अगर आप इससे भी डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हमें समझना है। ठीक, तो रेस्पिरेशन क्या है गाइस? जो लंग्स होता है, जो फेफड़े हैं, उसके द्वारा समस्त शरीर की कोशिकाओं में O2 का परिवहन और समस्त कोशिकाओं से फेफड़े में CO2 का परिवहन जो होता है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, जिसे हम ब्रीदिंग भी कहते हैं गाइस, और इसे ही हम रेस्पिरेशन इन शॉर्ट कह सकते हैं। लेकिन अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वही है कि फेफड़े के द्वारा शरीर की समस्त कोशिकाओं में जो O2 का परिवहन होता है और समस्त सेल से जो CO2 हमारे फेफड़ों द्वारा ली जाती है, उसका जो परिवहन है या जो एक्सचेंज है वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। ठीक, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। ठीक गाइस, लंग्स है। और लंग्स जिस मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहता है, जैसे आपको याद होगा हमने हार्ट के लिए भी एक मेम्ब्रेन पढ़ी थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सी मेम्ब्रेन थी जो हार्ट जिसमें कवर्ड रहता है, ताकि वो बाहरी आघात, धक्कों या घर्षण से बचा रहता है। लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन से लंग्स कवर्ड रहते हैं ताकि ये बाहरी आघातों से बचे रहें। ठीक है गाइस, तो ये तो ह्यूमन बीइंग का हो गया कि ह्यूमन बीइंग्स में जो लंग्स होते हैं वो लंग्स के थ्रू करते हैं। अब जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक जो एनिमल्स मतलब जो जलीय जीव होते हैं, वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और जो स्थलीय जीव होते हैं, स्थलीय जीव जो होते हैं वो कहाँ से करते हैं? तो वो लंग्स के थ्रू करते हैं या स्किन के थ्रू। बहुत से जो एनिमल्स होते हैं गाइस, वो क्या करते हैं? स्किन के थ्रू भी जो कि रेस्पिरेशन होता है वो करते हैं। उसके बाद अब हम मेढक की बात करें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉग में जो टैडपोल लार्वा जो स्टेज होती है, उसमें ये गिल्स के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करते हैं गाइस? गिल्स के थ्रू करते हैं। और जो एडल्ट है, और जो एडल्ट होता है मेढक में, ये फ्रॉग की बात चल रही है। फ्रॉग में अगर टैडपोल लार्वा वाली स्टेज आएगी, ये अभी मैंने लिखा, टैडपोल लार्वा वाली जो स्टेज आएगी उसमें गिल्स के थ्रू करेंगे। और अगर फ्रॉग की बात आए और एडल्ट्स की बात आए तो ये लंग्स के थ्रू करते हैं। फिर बात आती है गाइस कि बहुत से जो एनिमल्स हैं वो स्किन के थ्रू भी करते हैं। तो जो अर्थवॉर्म होता है, जो अर्थवॉर्म होता है वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हमने सर्कुलेशन वाले टॉपिक में भी पढ़ा था गाइस कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले फेफड़ों में जाएगा, फिर वहाँ से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो वो किस तरीके का काम होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। और आपको अगर आपने वो सर्कुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप सर्कुलेशन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने एक बहुत ही अलग प्रकार का जो हार्ट का डायग्राम है उसको बनाकर समझा था, और आज भी हम वही उसी डायग्राम से समझेंगे, क्योंकि वो डायग्राम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही समझने वाला डायग्राम है। तो क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का बना होता है। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट है एंड दिस वन इज राइट। तो जो ऊपर का पार्ट होता है वो ऑरिकल कहलाता है, नीचे का वेंट्रिकल, इसी वजह से इसका नाम है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, एंड दिस वन इज लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है गाइज। अब क्या होता है, जो हमारा ह्यूमन बीइंग से जो एक तो सबसे पहले एक चीज़ और याद रख लीजिए, जो वेन होती हैं या जो वेन्स होती हैं, जो शिरा होती हैं, उनमें कैसा अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक। और जो आर्टरी होती है, मतलब जो धमनी होती हैं, उनमें शुद्ध रक्त बहता है। आई होप ये आपको पहले से पता होगा। और एक इसमें एक एक्सेप्शन है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस डायग्राम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो पल्मोनरी वेन होती है वो एक एक्सेप्शन है, वेन होने के बावजूद भी इसमें कैसा शुद्ध रक्त बहता है, और शुद्ध रक्त को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं गाइज, ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम इस डायग्राम को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, जबकि आर्टरी में कैसा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें अशुद्ध मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बात करेंगे। तो ये अगर आप इस टर्म से अच्छे से परिचित हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब सबसे पहले जो राइट ऑरिकल है, इसमें जो सिस्टमेटिक वेन, अभी हमने पढ़ा वेन में कैसा अशुद्ध रक्त है, तो सारा कुछ जो अशुद्ध रक्त है वो यहाँ वेन से आ जाएगा। ठीक है, ये वेन है, यहाँ आ गया अशुद्ध रक्त, ये हमारी ये सेल्स है, ये हमारी बॉडी है, यहाँ से अशुद्ध रक्त आ गया राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में मैंने बाल्व का नाम भी बताया था, ट्राइकस्पिड बाल्व। आप एक बार सर्कुलेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में कैसा रक्त है अभी? डी ऑक्सीजनेटेड। यहां से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। याद रखिएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर ये लंग्स में, ये लंग्स है, यहाँ पर ये लंग्स में प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो यहाँ से ये जो है पल्मोनरी वेन है। कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन। याद रखिएगा गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सिस्टमैटिक वेन होती है जो कि पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में लाती है। राइट ऑरिकल ट्राइकस्पिड बाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में खुलता है, और राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है। अब लंग से ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होने के बाद ब्लड प्योर हो जाता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है वो डीऑक्सीजनेटेड है, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब प्योर ब्लड है। तो हमने यहाँ पे, मैंने आपको इसीलिए पहले टर्म बता दिया था कि वेन जो है उसमें अशुद्ध बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो एक्सेप्शन है, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ से ब्लड प्यूरिफाई होकर आगे आपका लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलेगा बायकस्पिड बाल्व के थ्रू। किस बाल्व के थ्रू? बायकस्पिड बाल्व के थ्रू। ये जो हमारी बॉडी से आया था, ये बॉडी है,
फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर ब्लड एओर्टा, एओर्टा के थ्रू यहाँ पर बॉडी में कैसा प्योर ब्लड पहुंच जाएगा। तो गाइज ये बहुत बेसिक सा डायग्राम है, आपको बहुत सारी यहाँ पर वेन्स, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें साफ दिख रही हैं कि ये वेन है, यहाँ पर ये एओर्टा है, ये आर्टरी है, ये लंग्स है, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप ये जो पूरा डायग्राम है वो अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। भले ही ये बहुत ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव नहीं है बट नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश की है कि आप लोगों को बस समझ आ जाए। ठीक, आप क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से घुमाकर पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ, तो हमको पता है कि जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट ऑरिकल में आता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से प्योर ब्लड पूरी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पहुंच जाता है। उसके बाद एक बात और गाइस याद रखना है कि जो हमने थोड़ा सा ब्लड से सर्कुलेशन में ब्लड से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया है, बस थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जो ब्लड है वो क्या है, उसमें ऑक्सीजन होती है और इसमें एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। ये सब कुछ सर्कुलेशन वाली वीडियो में है गाइज, आप देख लीजिएगा। ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अगर मैं बिल्कुल एक एक चीज़ बताने लगी। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है केवल उतना ही समझते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है वो 4 ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करने में सक्षम होता है। अब आपको ऑब्जेक्टिव किस तरीके से देखने मिलेगी, तो आप याद रखिएगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन के प्रति जो उसका आकर्षण होता है वो ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना ज़्यादा होता है। कितने गुना ज़्यादा होता है? 250 गुना ज़्यादा होता है। तो जो Hb+CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड HbCO बन जाते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन के प्रति जो ऑक्सीजन का जो भी आकर्षण है या जो भी बॉन्डिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति जो आकर्षण है वो 250 गुना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो भाई CO2 किस प्रकार से बॉडी में आ रही है, O2 किस प्रकार से जा रही है और क्या प्रोसेस रहती है, थोड़ा सा समझते हैं। जो वक्षीय गुहा है, आज हम थोड़ा हिंदी मीडियम वालों का भी ध्यान रखते हुए हिंदी वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं। वक्षीय गुहा का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम है, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और हमको पता है प्रेशर कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो हायर टू लोअर। तो जो बाहरी वातावरण की जो गैस होती है, बाहरी वातावरण में जो गैस होती है वो लंग्स में आ जाती है। ठीक, तो मतलब जो वक्षीय गुहा का जो आयतन होता है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप खुद ही सोचिए, जैसे एक बलून है, जब आप उसमें गैस भरते हैं तो उसका आयतन मतलब वो प्रसारित हो जाता है। इसी तरीके से जो वक्षीय गुहा रहती है जहाँ पर लंग्स पाए जाते हैं, तो लंग्स में क्या होगा, जैसे ही प्रेशर कम हुआ वक्षीय गुहा का, तो प्रेशर हायर टू लोअर जाता है। तो जो बाह्य वातावरण है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वहाँ से जो वायु है वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। और किस तरीके से प्रवेश करती है, ये कुछ इसके सबसे पहले नोज नेसल पैसेज नहीं पैसेज नोज नेसल पैसेज, उसके बाद आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये आपकी जो कंठ वाली बात होती है वो, फिर उसके बाद आपका
ट्रैकिया एंड देन आपके लंग्स। तो मेन तो आपका लंग्स होता है, बाकी ये पूरा ये यहाँ से होता हुआ ये गैस आती है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हमने समझा कि जो वक्षी गुहा का आयतन कैसा बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो O2 है वो आ रही होती है और जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब चूंकि गैस आ चुकी है, वॉल्यूम बढ़ गया है, मतलब प्रेशर भी बढ़ गया है। प्रेशर हायर टू लोअर मूव करता है, तो ये वापस जो CO2 के फॉर्म में यहाँ से जो गैस है वो चली जाती है और फिर वापस से यहाँ का आयतन कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जो हमारा स्टोमक होता है उसमें भी मूवमेंट होता है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर जो गैस का आदान प्रदान है, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 है, वो इसी प्रकार से वक्षी गुहा का आयतन कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो CO2 है वो बाहर जा रही है, वक्षी गुहा का आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब O2 है वो हमारे शरीर में आ रही है। इसके बाद गाइस एक एपिग्लॉटिस वाली बात की थी हमने डाइजेशन में, देख लेते हैं एपिग्लॉटिस को भी। एपिग्लॉटिस क्या काम करता है? जब भी हम भोजन निगलते हैं, भोजन निगलते समय ये श्वास नली को बंद करने का काम करता है। ये इस तरीके से एक संरचना होती है, आप इसको समझ सकते हैं, फ्लैप करती है। मतलब यहाँ जब हम भोजन निगल रहे हैं तो ये श्वास नली को बंद कर देगी ताकि जो भोजन है वो श्वास नली में ना जाए। आपने देखा है कि बहुत बार हमारे साथ ये जनरली हो जाता है, जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं तो हमें एक ठसका सा लग जाता है, तो वो इसी वजह से कि जब हम खाना खा रहे हैं तो ये जो फ्लैप टाइप की जो संरचना है, जो एपिग्लॉटिस है, उसका काम ही इस प्रकार का होता है कि वो क्या करता है, भोजन निगलते समय श्वास नली को बंद कर देता है। तो बंद करता रहता है, मतलब फ्लैप इस तरीके से फ्लैप होती रहती है। तो जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं तो ये इसका जो काम है फ्लैप करने का, वो एकदम से ऑल ऑफ सडन वो नहीं हो पाता और वो जो भोजन है वो एकदम से श्वास नली में चला जाता है। तो आपने कितनी बार देखा होगा, जैसे पानी पीते समय बहुत जल्दी जल्दी पानी पी लिया तो ठसका सा लग गया, मतलब बाहर पानी निकला, तो वो नोज के थ्रू होकर भी पानी निकलता है। तो वो इसी वजह से है, ये जो संरचना है ये इस तरीके का काम करती है कि भोजन निकलते समय श्वास नली के जो द्वार है उसको ढकने का काम करती है। फिर हमने अभी भक्षी गुहा भी पढ़ लिया। उसके बाद जो रिब होती है, रिब की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 पेयर्स रिब्स। और रिब्स कैविटी मतलब ये जिससे कवर्ड रहती है, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रिब केज। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो रिब्स हैं वो 12 पेयर्स इन नंबर्स है। ये थोड़ा सा याद रखने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। रिब्स कैविटी क्या है? जो रिब केज है, मतलब रिब्स जहाँ पर एक स्केलेटन स्ट्रक्चर से कवर्ड रहती हैं वो आपका कहलाता है रिब केज। अब श्वास, क्योंकि रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन डिसीज को देख लेते हैं। निमोनिया, ये किसके थ्रू होती है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के थ्रू। एक है ट्यूबरक्लोसिस, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं गाइस, जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये श्वास नली से या श्वसन से संबंधित ये जो दो रोग हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो जो हमारी हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर, हाइट पर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे हार्ट रेट जो है वो भी बढ़ जाती है।
तो वो क्यों बढ़ जाती है, जो हार्ट रेट होती है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ना ही केवल ऑक्सीजन की कमी होती है बल्कि CO2 की भी कमी हो जाती है। ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है। ना केवल ऑक्सीजन की कमी बल्कि CO2 की भी कमी हो जाती है हमारे शरीर में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं। तो क्या होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको भरपूर मतलब उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए या जो वो मात्रा कम हो गई है उसकी आपूर्ति करने के लिए जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है ताकि वो ऑक्सीजन की जो भी मात्रा कम होती है उसको पूरा कर सके। इस वजह से जो हाइट पर जाते समय हार्ट रेट तेज हो जाती है। अब हम ब्रीदिंग की बात कर लेते हैं। ब्रीदिंग में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 जो होता है वो एक एडल्ट में कितना होता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 से 15 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 12 से 15 मिनट आपकी ब्रीदिंग रेट होती है, और जो हार्ट रेट होती है वो 72 पर मिनट होती है। उसके बाद चिल्ड्रन में मतलब बच्चों में कितनी होती है, तो बच्चों में ये होती है 25 से 40 पर मिनट। ठीक है गाइज, आज के लिए ये इतना बहुत है। ये जो रेस्पिरेशन था यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है अपना। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कि हम हर बार करते हैं। रेस्पिरेशन श्वसन क्या है, तो फेफड़ों द्वारा समस्त कोशिकाओं में O2 को भेजना और CO2 को वहाँ से लेना, मतलब समस्त कोशिकाओं से जो लंग्स है वहाँ पर CO2 आ जाती है और लंग्स से विभिन्न सेल्स में O2 का जाना, ये श्वसन है। जो ब्रीदिंग रेट होती है वो 12 to 15 पर मिनट इन एडल्ट होती है और बच्चों में 25 से 40 होती है। मेढक टैडपोल लार्वा की बात करें तो वहाँ पर गिल्स, फिशेस की बात करें, एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है। लंग्स एक प्लूरल मेम्ब्रेन में कवर्ड रहता है ताकि वो बाहरी आघातों से बचा रहे। और इसके बाद जो हमने बात करी, जो रिब्स होती है वो 12 पेयर्स और रहती है। 12 पेयर्स, ध्यान रखिएगा, पेयर्स में पूछे तो आपको 12 पेयर्स लगाना है। उसके बाद बात की जाए, जो स्थलीय जो जीव होते हैं वो लंग्स के थ्रू करते हैं और जो अर्थवर्म होता है वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। इतना पॉइंट्स आया होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। फिर उसके बाद है जो श्वसन है, मतलब जो रेस्पिरेशन है, जब वो वक्षी गुहा का आयतन कम हो जाता है तो बाहर से जो O2 होती है वो हमारे शरीर में आ जाती है नोज नेसल पैसेज के थ्रू। उसके बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स, ये सब इसके रिलेटेड ऑर्गन होते हैं। ठीक, फिर वक्षी गुहा का आयतन जैसे ही बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर आपका बढ़ गया है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो गैस होती, जो वायु होती है वो वापस से CO2 के फॉर्म में बाहर जाने लगती है। तो जो एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 है ये रेस्पिरेशन कहलाता है। गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी अभी तक एग्जाम्स में रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अलग अलग सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं वहाँ पर शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा गाइज कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचेगा। और ये गाइज जो भी सेशंस चल रहे हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, ना ही आपका सब्सक्राइब करने पर, क्योंकि बहुत से लोगों जो नहीं समझते हैं तो उन्हीं को ये लगता है कि भाई सब्सक्राइब करने पर पैसा लगता है। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो क्योंकि बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो पेड कोर्सेज रहते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है। तो गाइज ये कोई पेड कोर्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।